बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। नए सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले तकरीबन 36 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जनरल बाजवा साहब उन्हें विरासत में जो खराबियां दे कर गए हैं उनको दूर करने में, उनको ख़त्म करने में जनरल आसिम मुनीर को ना जाने मज़ीद कितने ही 36 घंटे लग जाएँ। जनरल बाजवा की माली मामलात में या सियासी मामलात में मदाखलत अपनी जगह, लेकिन फ़ौज और अवाम के दरमियान जो खलीज पैदा करके उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं हो सकती। कहने को तो वो महज एक शख्स थे, लेकिन उन्होंने 6 लाख अफसरों और जवानों पर मुश्तमिल मुसल्लह अफवाज जैसे रेप्यूटेड इदारे को डैमेज करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जनरल बाजवा साहब ने तो अपने करीबी और दरीना साथी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए भी बेइंतहा गड्ढे खोद दिए। उनका और जनरल फैज़ हमीद का क्या ताल्लुक़ था, वो कितने करीबी साथी थे, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात करें कि वो कौम का ऐसा हीरो था जिसकी शायद कौम कदर नहीं कर सकी। बहुत सारों को इल्म भी है, बहुत सारों को इल्म नहीं भी होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एहसान उन्होंने पाकिस्तान पर किया है वो किसी भी सूरत काबिल फरामोश नहीं है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से बहुत पहले निकलना चाहता था, लेकिन कैसे निकले इस बात की उसको समझ नहीं आती थी। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इदारे भी यही चाहते थे कि अमेरिका निकल जाए, लेकिन इसके निकलने के बाद तालिबान को अफ़गानिस्तान तक महदूद कैसे रखा जाए, इस हवाले से क्या पॉलिसी बनाई जाए, ये समझ इस्टेब्लिशमेंट इदारों को भी नहीं आ रही थी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने कितनी खूबसूरती से, कितनी कामयाबी से इस बात को यकीनी बनाया कि अफ़गानिस्तान में जब रजीम चेंज हो रहा था तो उसके असरात पाकिस्तान पर नहीं पड़े। तालिबान ने रजीम चेंज के बाद पाकिस्तानी इलाकों में दरअंदाज़ी नहीं की। ये उस वक़्त तक था जब तक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद थे। तालिबान अफ़गानिस्तान तक महदूद रहे, अमेरिका भी अफ़गानिस्तान से निकल गया और उसको किसी बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। इनडायरेक्टली ये एहसान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का अमेरिका पर भी था, लेकिन असल मकसद बचाना अपने मुल्क पाकिस्तान को था और बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अपना ये रोल बड़ी खूबसूरती से अदा भी किया। लेकिन उनके साथ जो सलूक जनरल कमर जावेद बाजवा करते रहे वो किसी तौर पर इसके मुस्तहिक नहीं थे। जनरल आसिम मुनीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बज़ाहिर तौर पर मीडिया में यही खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, जिसको फौरी तौर पर मंजूर भी कर लिया गया है। कुछ अफराद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुस्ताफ़ी होने पर खुशियाँ मनाते भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर हैं और एक मखसूस जमात के मखसूस मीडिया सेल के पे रोल पर काम करने वाले अफराद ही हैं जिनकी पोस्टें आप सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे। अपने हीरोज़ को कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं, शायद इन अफराद को इसकी तरबियत ही नहीं दी गई, वरना वो किसी सूरत उन खिदमात को फरामोश ना करते जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के लिए अदा करते रहे हैं। बहरहाल जी, हम बात कर रहे थे साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कि क्या ताल्लुक़ था उनका लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनसे नो डाउट बहुत जूनियर हैं, क्योंकि 6 साल तक एक्सटेंशन लेकर चलते रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, और जो बैचमेट होते हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपस में जो फ़र्क होता है वो 2 से 3 माह का होता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी अगर ये अपना रिज़ाइन है वो ना देते तो अप्रैल 2023 में उन्होंने रिटायर हो जाना था, यानी कि उनके पास तकरीबन 5 माह का ही वक्त बाकी बचा था। लेकिन चूँकि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लेते रहे थे, तो ये जो फैज़ हमीद साहब हैं वो खासे जूनियर थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब लेफ्टिनेंट जनरल थे तो वो उस वक्त 10 कोर की कमांड कर रहे थे, और जो फैज़ हमीद साहब हैं ब्रिगेडियर के रैंक पर थे और वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, यानी कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा साहब के COS यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ थे। इसके बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ बनते हैं तो उतनी देर में जो फैज़ हमीद साहब हैं वो मेजर जनरल तक प्रमोट हो चुके होते हैं, और इस प्रमोशन के बाद जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो उनको DGC लगा देते हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस ISI में। उस वक्त वो मेजर जनरल के
रैंक पर होते हैं। यही वो वक्त होता है जब 2018 के इंतखाबात होते हैं और इन इंतखाबात में इमरान खान साहब यानी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। उनकी इस कामयाबी के बाद पीडीएम की जमातों को तो और कुछ नहीं सूझा और उन्होंने सिलेक्टेड गवर्नमेंट का नारा लगाना शुरू कर दिया। यानी कि उनका कहना था कि इमरान खान साहब को जो है इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेकर आई है। और ऑफ कोर्स जो मेजर जनरल साहब उस वक्त थे यानी कि डीजीसी थे, डीजीसी यानी कि डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस, उन्होंने अपना सारा नज़ला मेजर जनरल उस वक्त मेजर जनरल थे, मेजर जनरल फैज़ हमीद पर गिराया कि इनकी वजह से जो है इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। चलें जी, हम उनकी इस बात को अगर इस वक्त इस पॉइंट पर मान भी लेते हैं कि मेजर जनरल जो फैज़ हमीद साहब थे वो उनकी शिकस्त का सबब बने हैं, लेकिन क्या उन्होंने जो इकदाम किए वो अपनी मर्जी से किए या इस हवाले से उनको कोई अहकामात मिले थे? तो इसका जवाब यही है कि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और उनकी मंजूरी के बगैर जो है फैज़ हमीद साहब कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा फैज़ हमीद साहब पर नज़ला गिराने के बजाय पीडीएम की जमातों को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आड़े हाथों लेना चाहिए था, जिनके ज़ोर पर वो दोबारा रजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत में आए हैं। और फैज़ हमीद साहब को उन्होंने कोर कमांडर पेशावर भी नहीं रहने दिया। मिशन अफगानिस्तान को सर करने का सिला लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को यूं दिया जाता है कि उनसे DGISI की पोस्ट वापस ले ली जाती है। उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब ना सिर्फ इस इक़दाम की मुखालफत करते हैं बल्कि वो 1 से 1.5 महीने का वक्त भी लेते हैं ताकि मामले को टाला जाए और हो सकता है जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मामला दोबारा ठीक हो जाएं। ये मामलात इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ठीक नहीं होने थे, ये मामलात जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ठीक होने थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इनको शिकायत मिल रही थी, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रही थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि बतौर आर्मी चीफ उनको इस बात का दारक होना चाहिए कि DGISI जो होता है वो वज़ीर आज़म के डायरेक्ट अंडर होता है और उनको वो तलब जो वज़ीर आज़म है वो उनको DGISI को तलब करते ही रहते हैं। जितने भी वज़ीर आज़म हो वो माजी में भी तलब करते रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी कुछ नया नहीं कर रहे थे कि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उनके कान भरे गए और कान भरने वालों में पीडीएम के ही कुछ लोग शामिल थे। यानी कि पीडीएम की जमातों में जो लोग हैं उन्होंने किसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कान भरे कि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब के साथ ये साजिशें कर रहे हैं कि आपकी जो एक्सटेंशन है उसको ख़त्म करके वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ लगा दें। कान के कच्चे थे, लिहाजा वो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि उनसे ये अहम पोस्ट वापस ले ली जाए और फिर इमरान खान साहब टालते रहे, लेकिन जब मामला हल नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI से हटाना पड़ा। अब जो नए DGISI की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाते हैं, लेकिन कोर कमांडर पेशावर से भी पीडीएम की जो जमातें हैं वो खुश नहीं थी कि उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेशावर में है और पेशावर इस्लामाबाद के बहुत करीब है तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बतौर कोर कमांडर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, लिहाजा इनका तबादला कर दिया जाए बहावलपुर या किसी और जगह पर। उन्होंने कहा होगा, बहरहाल उनको कोर कमांडर बहावलपुर बना दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम 2018 के इलेक्शन की। चलें जी, मान लेते हैं कि पीडीएम की जमातों को जो है मेजर जनरल उस वक्त के मेजर जनरल जो फैज़ हमीद साहब हैं उन्होंने ये इलेक्शन हराया था। अब तो फैज़ हमीद भी नहीं थे और इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी थी, हुकूमत भी आपकी थी, तो आपका जो पहला इम्तिहान 17 जुलाई 2022 को हुआ है उन सीटों पर जिन पर आपका दावा था कि इमरान खान साहब को जितवाया गया है, जी हाँ वही सीटें जिन पर आप ये दावा करते रहे 3.5 साल तक कि इमरान खान साहब को ये सीटें जितवाई गई हैं, अब हुकूमत भी आपकी थी। और मजीद ये कि 2018 के इलेक्शन में पीडीएम में मौजूद तमाम जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ी थी। इस बार आप इमरान खान साहब के खिलाफ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे थे, तो फिर भी आप 17 जुलाई के इलेक्शन में ज़िमनी जो इलेक्शन बाई इलेक्शन होते हैं उसमें शिकस्त खा जाते हैं। और
फिर ये बयानिया देते हैं कि ये तो सीटें इमरान खान साहब की थी। अब आपकी पहली बात को माना जाए कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, या इस बात को माना जाए कि ये सीटें इमरान खान साहब की थी। आप तो 3.5 साल फैज़ हमीद साहब को यही ताना देते रहे, या इमरान खान साहब को यही ताना देते रहे कि आपको ये इलेक्शन जितवाया गया है, आपको ये इलेक्शन जितवाया गया है। अब 17 जुलाई 2022 को जब आप सब मिलकर लड़ रहे हैं तो वो सीटें आप निकाल नहीं सके जिनके बारे में आपका दावा था कि ये तो हमने जीती हुई थी। तो आपका ये जो बयानिया था फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, वो कहाँ पर चला गया। इसी तरह बाकी सीटों के जो इलेक्शन हैं ये अक्टूबर में जब हुए, फिर बाई इलेक्शन होते हैं, उसके भी जब रिज़ल्ट सामने आते हैं फिर वही सेम आप बयानिया दोहराते हैं। तो फैज़ हमीद साहब कहाँ पे मौजूद थे 2018 के इलेक्शन में? ये पाकिस्तानी अवाम थे जिन्होंने तहरीके इंसाफ को मुंतखब किया था, और ये पाकिस्तानी अवाम ही थे जिन्होंने 17 जुलाई के इलेक्शन में भी अपना फ़ैसला दिया और फिर अक्टूबर में होने वाले बाई इलेक्शन में भी अपना फैसला दिया। 3.5 साल तक आप फैज़ हमीद साहब को रगड़ते रहे, उनको अभी भी आप क्रिटिसाइज़ करवा रहे हैं, लेकिन उन लोगों से जिनको आप मंथलियाँ देते हैं या लिफाफे देते हैं। लेकिन कम से कम अपने दोस्त और दुश्मन का तयन तो ठीक तरह से कर लेते। आपका दुश्मन कोई फैज़ हमीद साहब नहीं थे। अगर आपका कोई दुश्मन था तो वो अब रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने भी क्या दुश्मनी करनी थी आपसे। आप 2018 के इलेक्शन को, 2018 के इलेक्शन के नताइज को इसलिए कबूल नहीं कर सके क्योंकि आपकी अना इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। आपकी अना अभी भी नविश्ता दीवार नहीं पड़ रही कि लोग, अवाम आप लोगों से चाह क्या रहे हैं। लेकिन आपके इस कीना की वजह से वो अफसर जिसके किरदार को सलाम पेश किया जाना था, जिसके किरदार को खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए था, उसको कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आपकी प्यास अभी भी नहीं बुझी और उस पर अभी भी आप उंगलियां उठवा रहे हैं। काश हम अपने हीरोज़ की कदर करना सीख जाए। इस वक्त सिचुएशन बड़ी नाजुक है। टीटीपी जिसको महदूद कर दिया था लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने, और अफ़गानिस्तान तक महदूद कर दिया था, उन्होंने दोबारा से अब पर निकालना शुरू कर दिए हैं। आपने देखा जब वो डीजीआई सही नहीं रहे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, तो सवात में टीटीपी की मौजूदगी की इतलात सामने आई थी। लेकिन ये उनका ही किरदार था लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का कि टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान तक महदूद थी। बहरहाल अब उन्होंने दोबारा से अपने पर निकालना शुरू कर दिए हैं। जंग बंदी जो सीज़ फायर है उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया है। करंट गवर्नमेंट का जो एक डेलीगेशन हिना रबानी खार साहिबा की क़यादत में जो है काबुल भी पहुंचा, वहाँ पर उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात भी किए। इसका क्या नतीजा सामने आता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सूरत हाल इस वक्त बड़ी नाजुक है। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि फ़ौज ही है जो हमें बैरूनी ख़तरात से बचाएगी। बिलाशुबा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस हवाले से बहुत नुकसान पहुँचाया है कि उन्होंने फ़ौज और अवाम में जो खलीज पैदा की है कि अवाम को फ़ौज पर एतबार करने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन लेफ्ट जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जो पाक फ़ौज के नए सिपह सलार हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छी इतलात यही हैं कि वो बहुत एक नफीस इंसान है और एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। और वो मुझे उम्मीद है, और बल्कि पूरी कौम को उम्मीद है, कि वो ना सिर्फ पाक फ़ौज की जो बाजवा साहब साख को मुतासिर करके गए हैं या मुतासिर करने की कोशिश की है उसको बहाल करेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से महफूज रखने के लिए भी ठोस हिकमत अमली अपनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।